ज्यादा तिरछा है, यानी कि तीव्र ढाल नहीं है, तिरछा ढाल है। तीव्र ढाल मतलब सीधे गिर गया, और तिरछा मतलब ऐसे जाना। तो इस पर बहुत सारे हिमानियों का निर्माण हुआ है। जबकि जस्ट उसके नीचे देखें तो दूसरा जो होता है, और अगर कल का वीडियो नहीं देखें तब तो फिर इसमें समस्या होने वाली है, ये तो तय है। तो अगर कल का जो वीडियो नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। महान हिमालय के समांतर, जो कि सबसे ऊपर है, उसके समांतर दक्षिण में, यानी कि नीचे साइड में जो हिमालय है, उसको कौन सा हिमालय कहते हैं? लघु हिमालय कहते हैं, या फिर इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। और यह हिमालय जो है, देखिए हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1 नंबर ऊपर, 2 नंबर बीच में, और 3 नंबर सबसे नीचे। ठीक है। लेकिन उन तीनों हिमालय श्रेणियों में बीच वाला जो मध्य वाला जो है लघु हिमालय, ये बड़ा कटा छटा है। इसकी श्रेणियां बहुत कटे छटे हुए हैं, इसे मध्य हिमालय कहते हैं। और यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छटी श्रृंखला है, तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित शैलों से हुआ है। परिवर्तित मतलब बदलता हुआ शैल, और संपीड़न मतलब दबाव। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से कितना तक? देखिए ये 3 श्रेणियां हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है। तो देख रहे हैं ना, 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है। ठीक है। ये पर्वत श्रेणी है, ये कैलाश श्रेणी है। ठीक है। और उसके बाद आगे चल के हम लोग इसको किसमें, नदी के हिसाब से भी बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। अगर हम इसको पश्चिम से पूरब की ओर अगर बांटे तो कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में। सबसे ऊपर वाले को कौन सा श्रेणी कहते हैं? सबसे ऊपर वाले को कहते हैं आंतरिक हिमालय श्रेणी, या फिर महान हिमालय श्रेणी, या फिर हिमाद्री श्रेणी भी उसको कहते हैं, हिम श्रेणी। और उसके जस्ट नीचे आए तो हिमालय श्रेणी का मध्य हिमालय श्रेणी मिलता है। ठीक है। कौन सा हिमालय श्रेणी? मध्य हिमालय श्रेणी। ठीक है। जिसको हम लघु हिमालय भी कहते हैं। और ये जो श्रृंखलाएं हैं बहुत कटी छटी है, और तीनों श्रृंखलाओं में सबसे ज्यादा कटा छटा मध्य हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। मध्य श्रृंखला का औसत जो ऊंचाई है 1800 मीटर से कितना तक? 1800 मीटर से लेकर के और 4500 मीटर के बीच में, तथा औसत चौड़ाई की अगर बात करें तो कितना? 50 किलोमीटर है। कल आपको बताया था कि जितना भी आपको 3 हिमालय श्रेणियां हैं और तीनों का अलग अलग औसत ऊंचाई, औसत चौड़ाई, ये लिख के और तब याद कीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। किसी को दिक्कत? चलिए पहले इसको यहां से खत्म कर लें। तो यहाँ की कुछ चोटियां हैं, किसकी? मध्य हिमालय की बात हो रही है, जो 5000 मीटर से अधिक ऊंची है। और यहाँ की नदियां जो है 1000 मीटर गॉर्ज से होकर के बहती है। गॉर्ज के बारे में ऑलरेडी पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं। गॉर्ज का मतलब होता है कि 2 दर्रों के बीच में जो निचला स्थान होता है बहुत गहराई में, उससे होकर अगर कोई नदी गुजरती है, बहती है, तो उसको कहा जाता है कि ये गॉर्ज से होकर बह रही है। तो जो मध्य हिमालय की नदियां हैं वो गॉर्ज से होकर बहती है, और लगभग 1000 मीटर गहराई वाले गॉर्ज से होकर के ये सभी बहती हैं। ठीक है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3-4 महीने तक बर्फ गिरता है। ठीक है। और बाकी ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के ऋतु में यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है। ठीक है। बर्फ तो नहीं रहता है, लेकिन मौसम ठंडा रहता है। ठीक है। और ये जो समय है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर उस समय रहने पर ये शीतल भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है, यानी कि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाला ये मौसम होता है, ये क्षेत्र होता है। ठीक है। कश्मीर की पीर पंजाल, कश्मीर की पीर पंजाल जो है इसी भाग में आता है। ठीक है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में क्या क्या है तो देखिए, कश्मीर की घाटी है। घाटी के बारे में भी आपको बता दें, घाटी क्या होता है। शिमला है, नाम तो सुने होंगे शिमला का। मसूरी, जब भी ठंडा हवा चलता है तो कहा जाता है शिमला का हवा लग रहा है। ठीक है। तो सोचिए कि वहां पर कितना अच्छा हवा लगता होगा, इसलिए वहां की जो हवाएं हैं स्वास्थ्यवर्धक है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। मसूरी बहुत अच्छा जगह है, समझ गए ना। इस पर मसूरी पर एक सीरियल भी बना है। नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि है। दार्जिलिंग में चाय वगैरह की खेती बहुत अच्छे से होती है, मालूम है कि नहीं? देखिएगा, यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियां घने सदाबहार वृक्षों से क्या हुए हैं? ढके हुए हैं। ठीक है। इस क्षेत्र में अब चूंकि देखिए इतना वृक्ष है तो ऑक्सीजन लेवल भी तो अच्छा होगा। ठीक है। और इसीलिए ये क्षेत्र जो है बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। कुछ घास का मैदान भी है, और जो भी मैदान होगा उसमें मर्ग मर्ग लगा होगा, जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग। इसको पहले हटा दीजिए, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। खिलनमर्ग, सोनमर्ग इत्यादि। ठीक है। हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को, यानी कि अब सबसे नीचे आ जाइए, तो उसको बाहरी श्रृंखला कहते हैं।
यानी यहाँ से हमको क्या करना है, अब निकलना है। या फिर इसे उप हिमालय या फिर शिवालिक भी कहा जाता है। शिवालिक का रेंज हम इससे ठीक पहले से पहले वाले वीडियो में, आज से तीसरे 3 दिन वाले पहले वीडियो में आपको पूरा शिवालिक रेंज हम आपको बताए थे कहां से कहां है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है, हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। और लाइट गया, अरे आप लोग हैं ना गजब के आदमी हैं। हाँ तो चलिए, तो हिमालय के सबसे दक्षिणी जो यानी कि सबसे नीचे 3 श्रेणी है, तीनों श्रेणी में सबसे नीचे वाला श्रेणी को बाहरी हिमालय या उप हिमालय या फिर शिवालिक कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है और पश्चिम में पुतवार के पठार से लेकर के पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। यह चीज याद रखना है। कहां से? पुतवार के पठार से, पुतवार का पठार बताए थे, यहां से प्रारंभ होता है और तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1500 है। उसका कितना था? 1800 से 4500 था। ठीक है, औसतन ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य यानी कि 1200 किलोमीटर मान सकते हैं तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। यह नया है और इसमें भी निर्माण कार्य इसमें जारी भी है। दूसरा कोई नहीं बनाता, यह प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक है, इसमें कुछ विस्तृत घाटियां भी मिलती है जिन्हें दून या द्वार कहते हैं। जो भी घाटी है उसके नाम में दून या फिर द्वार मिलेगा, जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। तो ये दून दून वाला समझ जाए, आ जाए, पूछे कि ये घाटी किस श्रेणी में आएगा, तो सबसे इसका अच्छा जवाब है कि हिमालय श्रेणी के सबसे लास्ट श्रेणी यानी कि बाहरी हिमालय। ठीक है ना, बाहरी हिमालय जिसे उप हिमालय या फिर शिवालिक रेंज कहते हैं, उसके अंतर्गत ये आएगा कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल कांगड़ा घाटी एवं अलीपुर द्वार। ठीक है, तो द्वार या दून ये एक अच्छा तरीका है। बाकी अगर देख ले तो बुटवाल कांगड़ा घाटी, ये दो को छोड़ करके बाकी सब में क्या है आपको? अलीपुर द्वार है, दून है, दून है, दून है। तो दून या फिर आपको द्वार मिल जाता है। तो इससे सीधे पता चलता है कि ये जो घाटी है वो आपके हिमालय श्रेणी के सबसे निचले अर्थात सबसे दक्षिणी श्रेणी का हिस्सा है। बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिम पहाड़ी भाग जो है इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है और बिहार का लगभग 856 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ये किस हिमालय का क्षेत्र है? ये बाहरी हिमालय का क्षेत्र है। कौन? बिहार में जो है ये सोमेश्वर की पहाड़ी कहलाती है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, और लगभग कितने किलोमीटर एरिया पर है? 856 वर्ग किलोमीटर एरिया पर है, जो कि हिमालय श्रेणी के कौन से भाग से आती है? ऊपरी, मध्य या फिर सबसे निचली? सबसे निचली, जिसको हम लोग बाहरी हिमालय भी कहते हैं। उपयुक्त विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम क्या? कश्मीर से पूरब की ओर यानी कि अरुणाचल प्रदेश की साइड में। ठीक है, इसको नदी के आधार पर भी हम इसको क्या कर दिए हैं? विभाजित कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें तो सतलुज से लेकर के सिंधु तक, सतलुज से लेकर सिंधु तक ये हिमालय कौन हिमालय है? पंजाब हिमालय है। कौन है? पंजाब हिमालय है। और कश्मीर की हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद है सतलुज तथा काली नदियों के बीच, सतलुज से लेकर, पहले हुआ कहां से? सिंधु से सतलुज, सतलुज से काली तक कौन है? क से काली और क से कुमायूं हिमालय। ठीक है, काली नदियों के बीच में जो हिमालय है उस भाग को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली से लेकर कहां तक आ जाइए? तीस्ता नदी तक आ जाइए। ठीक है, इसको हम कौन हिमालय कहते हैं? नेपाल हिमालय। एवं तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक आ जाइए तो ये आपको कौन हिमालय? असम हिमालय कहा जाता है। तो कुल मिला के कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, पहला भाग पंजाब हिमालय जो कि सिंधु नदी से किस नदी तक चलता है? सतलुज नदी के बीच में। सतलुज से लेकर फिर किस नदी तक? काली नदी तक। कौन? कुमायूं है। काली से लेकर के फिर किस नदी तक? तीस्ता नदी तक। कौन? नेपाल है। और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक जो है ये कौन? असम हिमालय है। कौन? असम हिमालय है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इसी साइड में है ना, आपको बताया था। जो पूरा वीडियो देखा होगा ना उसका सीधे दिमाग में झलक रहा होगा कौन चीज कहाँ है। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे पूर्वी नदी बनाती है। ठीक है ना, और दिहांग यानी कि महाखड्डगौर्ज के बाद हिमालय की दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ
फैल जाता है। दिहांग क्या नदी है, ये क्या करता है, ये गौर्ज बनाते हुए पूर्वी सीमा के साथ, भारत का पूर्वी सीमा कौन, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब हो गए, ठीक है। तो इसके साथ ये क्या करता है, फैल जाता है, और इन्हें पूर्वांचल या फिर पूर्व की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसी को दिक्कत? तो इन पहाड़ी के बारे में पहले भी आप लोग को बता चुके हैं और पूरा मैप के साथ बताए थे, इसलिए उन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों में है, कहाँ है, उत्तर पूर्व। अब इधर उत्तर और इधर पूरब, तो इसी बीच में ना आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हाँ, नागालैंड, ठीक है। तो जो पूर्वांचल की पहाड़ियां है वो उत्तर और पूर्व के बीच में आता है। किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, जो बलुआ पत्थर और अवसादी शैल से बना हुआ है, और इस कारण से यहाँ पर बहुत घने जंगल है, और ये घने जंगलों से ढके होने के कारण यहाँ पर समांतर श्रृंखलाओं का भी, अलग अलग समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटी के रूप का, घाटियों का निर्माण हुआ है। यानी कि यह जो है अधिकतर समांतर श्रृंखला, यानी कि यहाँ की जो श्रृंखलाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, और घाटियों के रूप में फैला हुआ है। पूर्वांचल में पटकोई, नागा तथा लुसाई मणिपुर की पहाड़ियां शामिल है। पूर्वांचल में कौन कौन है, तो चलिए पूर्वांचल में पटकोई, पटकोई कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। नागा कहाँ है, नागालैंड में। लुसाई कहाँ है, लुसाई मणिपुर, कंफर्म है, ठीक है। तो इसकी पहाड़ियां उसमें शामिल है, ठीक है। ये कुल मिला के ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं किस क्षेत्र में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, और नागालैंड में आते हैं, मिजोरम में आते हैं, इन्हीं सभी राज्यों में आते हैं। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। उत्तरी मतलब ऊपर, हम बताया है ना, अभी इससे पहले बताया था कि ऊपर का जो ढाल है वो ऐसे है, कम तिरछा है, जबकि अगर दक्षिण का ढाल गए तो ऐसे डायरेक्ट ढल जाता है, ठीक है। तो जिसका ढलान ज्यादा तीव्र है उस पर कोई चीज टिकेगा, घास से नीचे, ठीक है। तो हिमालय का जो उत्तरी जो ढाल है वो अपेक्षाकृत क्या है, ज्यादा तिरछा है, जबकि दक्षिणी ढाल तिरछा नहीं, तीव्र है, बड़ा तेजी से गिर जाता है नीचे की ओर, ठीक है। इसलिए उत्तरी ढलान पर, उत्तरी ऊपर वाले, दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमानियों का विस्तार ज्यादा है। हिमानियों का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तरी पर, क्योंकि उसका ढलान जो है कम है, ठीक है ना, तिरछा ज्यादा है और तीव्र कम है, ठीक है। तो इस वजह से इस पर बहुत सारी हिमाद्री आपको टिके हुए मिल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम दक्षिणी का बात करते हैं, ये इतना ना खड़ा है कि उस पर कोई हिमाद्री जल्दी टिकेगा ही नहीं, हमेशा भूस्खलन होगा और वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। भूस्खलन मतलब होता है भूमि का खिसकना, ठीक है। देखते हैं पहाड़ वहाड़ पर से कभी कभी बर्फ खिसक के केवल पूरा बहुत ज्यादा एक भाग जो है नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो ये तो था क्या, हिमालय। अब 2 नंबर में क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। आज कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। अरे वाह, अब याद पर यहाँ पर अभी है हिमालय पर्वत के दक्षिण, हिमालय के ठीक नीचे ही ना मैदानी भाग है जी, दक्षिण में, और दक्षिण पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन्हीं तीनों के नदियों के अवसाद से ना ये बना है, ठीक है। ये बहुत के पहले वाले क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि इन्हीं तीनों नदियों के अवसाद से कैसे द्रोणी, और द्रोणी से फिर जाकर के समतल भूभाग का निर्माण होता है। द्रोणी वगैरह क्या था सब कुछ बता दिए थे। इसकी सहायक नदियों से बना यह विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है, क्योंकि इन्हीं नदियों और इन नदियों के सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान बनाए गए हैं। अब सिंपल बताइए, नदियों के द्वारा बनाए गए हैं तो यहाँ का मिट्टी कैसा होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा, जल के द्वारा लाए गए मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मतलब जल के द्वारा जो मिट्टी कहीं कहीं से काट काट के लाके उसको भर दिया जाता है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है, समझ गए ना। अभी तो विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है, भारत के पास है। इससे पहले कौन था, चाइना था, और चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है, तब उसके पास जनसंख्या ज्यादा था। हम उसके 1/3 हिस्सा में है, लेकिन फिर भी जनसंख्या उससे ज्यादा रखे, तो सोचिए घनत्व तो कितना ज्यादा होगा। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, बेसिन मतलब द्रोणी बताए थे, इसमें जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। पहले वो द्रोणी ही ना था, अभी तो बताया था ना, द्रोणी था, उसमें अवसाद वगैरह जमा होते हैं और फिर जाकर के हमारे मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, पश्चिम से अगर पूरब की बात करें तो कितना, 2400 किलोमीटर, और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। चौड़ाई कितना है, 150 से, चौड़ाई क्या हुआ, उत्तर से दक्षिण की ओर, लंबाई क्या हुआ, पश्चिम से पूरब की ओर। तो मैदानी भाग जो है पश्चिम से पूरब की ओर कितना किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, जबकि अगर चौड़ाई का बात करें तो चौड़ाई कितना होगा, 150 से 500 किलोमीटर तक है। यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। यह 240 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं है। कौन भाग, मैदानी भाग। पठारी भाग ज्यादा होगा, याद रखिएगा, क्योंकि पठारी मैदानी की अपेक्षा क्या होता है, ऊंचा होता है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। चलिए अब ये मैदान होगा तो आखिर कहां से ऊपर है और कहां जाकर ढाल हो रहा है, तो देखिए
कहाँ गया, हाँ, पश्चिमी मैदान की ढाल, जो पश्चिमी मैदान है, पश्चिम मतलब इधर इस साइड में, गुजरात के साइड में, ठीक है ना। तो पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व किधर है, उत्तर और पूर्व, यानी कि इधर से दक्षिण नीचे और पश्चिम, यानी कि इधर, यानी कि वो ढाल ऐसे आया है। ढाल कैसे आया है, यानी कि इधर का भूमि ऊंचा और फिर धीरे धीरे ढाल होते होते कहां मिल गया, समुद्र में मिल गया। क्योंकि भारत का ये जो दोनों हिस्सा है, इस प्रकार का जो नीचे दक्षिणी भाग है, ये प्रायद्वीपीय भाग है और इधर भी समुद्र और इधर भी समुद्र है। तो एक जो मैदान का है, अगर हम इधर के मैदान का करें तो इधर ऊंचा है और फिर इधर आगे क्या हो गया है, डाउन हो गया है ना। और फिर देखिए, और पूर्वी मैदान का ढाल, अगर हम पूर्वी मैदान का ढाल करें, किसका कहें, पूरब, यानी कि पूरा पूरब में है। तो पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। कहा, उत्तर पश्चिम से, उत्तर यानी कि ऊपर की ओर, पश्चिम यानी कि इधर, तो इधर से लेकर के उत्तर पश्चिम, उत्तर कहां, ऊपर की ओर, और पश्चिम कहां, इधर। तो इधर ज्यादा ऊंचा भाग है और डाउन किधर हो रहा है, मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। दक्षिण कहां, नीचे, और पूरब कहां, इधर, यानी कि इधर। यानी कि कुल मिला के ध्यान समझिएगा, इधर के मैदान का ढाल किधर है, इधर ऊंचा और इधर आके डाउन। क्योंकि समझिए, मार्कर हमको चाहिए, समझा दे रहे हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। पश्चिमी मैदान की ढाल, किसका, पश्चिमी मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और पूर्वी मैदान का ढाल, यहां पर फिर से समझ लीजिए, पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी मैदान मतलब पश्चिम साइड, यानी कि इधर का जो पश्चिमी मैदान है, इसकी ढाल उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व कहां होगा, उत्तर ऊपर और पूरब इधर, इधर से ढाल होते हुए इस साइड में आ गया है। अब इस साइड कौन हुआ, तो इधर है कौन, पश्चिम, और ये कौन है, दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और पूर्वी मैदान का अगर ढाल का बात करें, इसका पूर्वी का, तो पूर्वी मैदान का ढाल है उत्तर पश्चिम से, कहां से, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, यानी कि इधर से ढाल चालू होता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम से, और दक्षिण पूरब में चला जाता है, दक्षिण और पूरब। यानी कि वही चीज है कि एक इधर से स्टार्ट होता है और इधर आके ढाल हो जाता है, और एक इधर से स्टार्ट होता है और इधर आके ढाल हो जाता है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत जी? चलिए आइए, इसको हम एक बार ग्राफ खोल ही देते हैं, मैप लाते हैं, मैप पर समझाते हैं। कहाँ है जी, चलिएगा देखिएगा, ये है भारत का भूभाग, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, किसकी जी, पूर्वी मैदान का, या फिर पश्चिमी का ही ले लीजिए, किसका, पश्चिमी मैदान, ये मैदानी भाग है, ठीक है। इधर तो आपको पठारी भाग हो रहा है, ठीक है। तो ये मैदानी भाग है, और मैदानी भाग की बात करें तो अगर हम पूर्वी मैदान, इस मैदान की बात करें, इस मैदान का, तो ये इधर ऊंचा हुआ है, इधर क्या है, ऊंचा भाग है, और इधर आके क्या डाउन हो रहा है, तभी तो इधर समुद्र में आके मिलेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर हम बात करें इधर के भाग का, इधर के भाग का, तो ये इधर ऊंचा है, सिंपल बात है। अब आप एक चीज बताइए कि अपेक्षाकृत ऊंचा भाग किधर होगा, इधर या इधर, ऊपर ही ना होगा, हिमालय की तरफ। तो अगर हम बात करें इस क्षेत्र का, किसका, पूर्वी भाग का, भारत को अगर ऐसे बांट दीजिए तो खैर ये भाग है पूर्वी, पूर्वी की पश्चिमी, पश्चिमी, और ये भाग है पूर्वी। तो पश्चिमी भाग की अगर बात करें तो पश्चिमी भाग क्या है कि इधर से उठा हुआ है, देख रहे हैं ना, इधर से ना उठेगा, इधर से उठा हुआ है और इधर आगे क्या हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है। अब इधर से उठा, इधर कौन पार्ट है, उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब उठा हुआ है, और ठीक उल्टा में आ जाइए, दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में इसका ढाल कम हो जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचा भाग किधर है। अगर हम पश्चिमी भाग का बात करें तो किसका, पश्चिमी, पश्चिमी मतलब ये पूरा, समझ रहे हैं ना, इसको बांट दीजिए तो इधर सब पश्चिम और इधर सब पूरब। किसी को दिक्कत, समझ गए।
तो अगर हम पश्चिमी भाग का बात करें तो इधर तो डाउन होगा, ये सब लोग जानते हैं। क्यों डाउन होगा? इधर हिमालय थोड़ी ना है, ये समुद्र है। तो समुद्र क्या होगा? समुद्र का एक किनारा हो गया, यानी कि इधर आते आते जमीन पतला हो गया है, नीचे हो गया, तब ना समुद्र का पानी इस पर। अगर ये ऊंचा होता तो यहाँ समुद्र का पानी होता नहीं होता। तो ये तो सीधे पकड़ पा रहे हैं आप लोग कि अगर पूर्वी भाग का हम बात करें तो उत्तर, और हिमालय को ही ना हम लेके चलेंगे जी, हिमालय को ही ना आधार बनाएंगे। तो अगर हम इसको लेके चले, किसको? पश्चिमी भाग को। किस भाग को? पश्चिमी भाग को। तो ये कहां से ऊंचा भाग है? ऊंचा भाग होगा उत्तर और पूरब। उत्तर पूरब से किधर की ओर ढाल जाएगा? दक्षिण पश्चिम। आप खुद एक ऐसे ही कार्तीय तल बना के समझ पाएंगे, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें चलिए पूर्वी भाग का, किस भाग का? पूर्वी भाग का। तो पूर्वी भाग इधर उठा होगा और इधर खाल हुआ होगा, तभी ना इधर समुद्र है, ये भाग डूब गया पानी में। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो अब हम अगर पूर्वी मैदान का बात करें, पूर्वी मैदान का, तो इधर खाल है, तो पक्का ऊंच कहां होगा? इधर। अब ये कौन सा भाग है? ये है उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम से इसका ढाल किधर की ओर जाएगा? पूरब दक्षिण, दक्षिण पूरब की ओर, पश्चिम पूरब दक्षिण की ओर इसका ढाल जाएगा। किसी को दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सिंपल, क्योंकि हम हिमालय पर्वत को ही लेके चलेंगे। इधर ढाल होगा तो पक्का बात है इधर ऊंचा होगा, इधर ढाल है तो ही समुद्र है। अब ये कौन कौन से हिस्सा में आ रहा है? पूर्वी की पश्चिमी? पश्चिम। यहां से सब पश्चिम हो गया, तो ये पश्चिमी हिस्सा में आ रहा है। पश्चिमी अगर समुद्र है तो पक्का इसके इधर वाला भाग क्या होगा? ऊंचा होगा। ये भाग कौन है? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब से किधर? दक्षिण पश्चिम ढाल है। और अगर हम बात करें किस भाग का ढाल? पूर्वी भाग का ढाल। तो पूर्वी भाग का ढाल कैसे होगा? इधर होगा ऊंचा। कौन सा भाग? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से ढाल किधर जाएगा? पूरब दक्षिण की ओर। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत या दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो बोल सकते हैं जी। चलिए आगे देखिएगा, इसको हटाएं। चलिएगा, तो ये तो आप लोग समझ गए। अब देखते हैं अब आगे क्या है। इस विशाल मैदान को मोटे तौर पर 4 उपभाग हैं, और सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान। सिंधु इधर ना है, पश्चिमी भाग, या पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि सिंधु नदी का मोस्टली पार्ट आप देखे थे जब नदी के बारे में पढ़ा रहे थे, तो कहां था? कहां था? पाकिस्तान में था। तो सिंधु नदी का अधिकांश भाग कहां है? पाकिस्तान में है। किसी को दिक्कत? फिर समस्या? चलिए तो फिर से प्रारंभ करते हैं। आशा है कि आगे कोई इशू ना आए। तो इस विशाल मैदान को कितने, जो कौन किस भाग का बात हो रहा है? मैदानी भाग का। 4 भाग में बांट दिए हैं, उपभाग में, छोटे छोटे भागों में। और सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों से जो भाग बना है उसको पंजाब का मैदान या फिर पश्चिम का, क्योंकि सिंधु नदी भारत के पश्चिमी हिस्सा में है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। और भारत में पंजाब और हरियाणा का, भारत में पंजाब कहाँ गया? हाँ, भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिम भाग इसमें सम्मिलित है, क्योंकि उधर पंजाब और हरियाणा ही ना आता है। और इसीलिए पंजाब में देखते हुए खेती बड़ा मजबूत होता है, उधर पैदावार बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसको नदी का पानी मिल जाता है, वर्षा हो या ना हो, नहर का विकास है उधर, और नहरों के द्वारा आसानी से खेतों का सिंचाई हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सिंधु नदी का है। ठीक है, इसी के कारण, और सिंधु नदी का जो मैदानी भाग है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र भी है। गंगा का भी मैदानी भाग है। ठीक है, इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियां और इसके सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ये तो सब जानते हैं। इसका कौन कौन सहायक नदी है? ट्रिक में ही बता दिए थे। रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब कहते हैं। रावी और ब्यास नदी जो है इसको ऊपरी दोआब कहते हैं, तथा ब्यास और सतलुज के बीच में जो आता है इसको विष्ट दोआब कहते हैं। तो कुल मिला के दोआब कितना? ऊपरी और विष्ट। ऊपरी कौन हुआ? रावी और ब्यास, और निचले जो हुआ कौन हुआ? वो ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को हम विष्ट का दोआब कहते हैं। तो याद रखिए, रावी
और ब्यास के बीच में ऊपरी आपको दोआब हुआ। और ब्यास और सतलुज नदी देखे ना, सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में था ना। तो इन सतलुज नदी और ब्यास नदी के बीच में जो दोआब है उसको हम विष्ट दोआब कहते हैं। इस मैदान की औसतन ऊंचाई 150 से लेके 300 मीटर तक है तथा सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से, अभी ये पश्चिम में है ना, तो ढाल किधर होगा, इधर। अभी ये कौन सा पार्ट है, उत्तर और पश्चिम, तो इसका जो ढाल है कहा गया, सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की तरह, दक्षिण नीचे और पश्चिम इधर, यानी कि इसका ढाल ऐसे जा रहा है, ऊपर से चालू होता है ये ऊंचा और नीचे की ओर जाकर ढाल हो जाता है। किसी को दिक्कत, इसका ढाल कैसे है, ऊपर ऊंचा और नीचे की ओर ढाल। ये सभी मैदानी भाग का बात नहीं हो रहा है, सभी मैदानी का नहीं, केवल किसका, सिंधु नदी जिस मैदानी भाग का निर्माण कर रही है उसका। ये ऊपर उठा हुआ है और नीचे जैसे जैसे दक्षिण की ओर आ रहा है वो क्या हो रहा है, डाउन हो जा रहा है। तो इसका अगर बात करें किसका, ढाल का, तो ये इधर कौन सा पार्ट हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण। कौन कौन, उत्तर और दक्षिण थोड़ी ना भंडोल, पूरा पश्चिम हो जाएगा ये, उत्तर और पश्चिम। लेकिन ये उत्तर पूर्व से स्टार्ट होता है, इधर का भाग ऊंचा होता है और सीधे सीधे नीचे की ओर जाकर के क्या हो जाता है, पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर क्या हो जाता है, ढाल हो जाता है। विशाल मैदान का दूसरा विभाग राजस्थान का है। अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं क्या मिल जाता है, राजस्थान। सिंपल बात है, सिंधु नदी की सहायक नदियों के नीचे क्या, राजस्थान मिलता है। राजस्थान के नीचे क्या मिलता है, गुजरात मिलता है, ठीक है। और गुजरात में कुछ पठारी भाग है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो राजस्थान का मैदान है और इसका विस्तार आबादी पर्वत के पश्चिम में है, कौन, अरावली, सॉरी आबादी मिल रहा है, अरावली पर्वत के पश्चिम भाग में है, ठीक है। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क या फिर शुष्क प्रदेश है, या तो आधा शुष्क है, आधा सूखा हुआ, या फिर पूरी तरह से सूखा हुआ प्रदेश है। कौन, राजस्थान का। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान में क्या है, केवल बालू है, वहां पर नमी लगभग ना के बराबर होती है, इसलिए ये या तो अर्ध शुष्क भाग है या फिर पूरा शुष्क प्रदेश है। ये दोनों प्रकार के यहाँ पर आपको भूमि देखने को मिलेगा। और जो राजस्थान का मैदान है ये अरावली के पश्चिम में है, पश्चिम मतलब इधर अरावली का पर्वत, और इसके पश्चिम भाग में आपको कौन है, राजस्थान का ये थार मरुस्थल है, ठीक है। राजस्थान का ये भूभाग है जो या तो अर्ध शुष्क है या फिर शुष्क प्रदेश है। बालू का स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। यहाँ पर बालू का जो स्तूप है, स्तूप कैसा होता है, ढेर की तरह, ठीक है, प्रमुख स्थलाकृति है। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियां हैं जिन्हें टोर कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है। लूनी आप लोग देखे हैं कहाँ है, ठीक है, वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है, ठीक है। इस प्रदेश में सांवर, डेगना, दिलवाना, कुचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी के झील है। तो बस आपको याद रखना है सांवर, डेगना, दिलवाना तथा कुचापन, याद रखिएगा। इसको याद करने के लिए एक तरीका बता रहे हैं, ये खारे पानी का झील है, मतलब झील है लेकिन पानी कैसा है, मीठा पानी है या खारा पानी है, खारा पानी है। और ये जो झील है कहाँ के है, राजस्थान के है। कभी अगर माइंड, क्योंकि बाकी का भी और भी जगह झीलें हैं, तो फिर आप कैसे अंतर कर पाएंगे ये किस राज्य की है। तो देखिए सांवर, भैया वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वृक्ष वगैरह तो है नहीं, सब बालू ही बालू है, तो इसलिए वहां के लोग क्या हो जाएंगे, सांवर। तो जैसे ही बात आएगा सांवर झील का कहाँ का हो गया, राजस्थान का हो गया। डेगना, और डेगना माने डेगे डेगे चल, पानी बड़ा दूर से वहां की महिलाएं लाती है, और हम लोग डेग का मतलब क्या कहते हैं, पैदल चलना, ये कहते हैं। तो डेगना, पैदल चलने वाला काम कौन करेगा, राजस्थान में, वहीं पर होती है ना। दिदवाना, दिदवाना मतलब दिलवाना, एक ट्रिक बता रहे हैं, कंसेप्ट, दिलवाना, थोड़ा पानी दिलवा दो यार, तो पानी की कमी कहाँ है, राजस्थान में। और कुचापन, अरे कुचायल उचायल पूरा है, सब कहाँ के लोग, राजस्थान के। एक कंसेप्ट बताए हैं भैया, अगर राजस्थान के लोग हैं तो इसको गलत ना लीजिएगा, बस याद रहे इसके लिए हम कर रहे हैं। सांवर लोग कहाँ के, राजस्थान के, गर्मी के कारण, ठीक है ना। डेगना, डेगे डेगे जाना है, कहाँ के लोग जाते हैं पानी के लिए, राजस्थान के। दिलवाना, थोड़ा सा दिलवा दे यार, कहाँ के लोग, राजस्थान के लोग। और पूरा कुचलापन है, मैला कुचैला, कहाँ के लोग, राजस्थान के लोग। जैसे यहाँ पर ये सभी के सभी प्रसिद्ध खारे पानी का झील है। यमुना नदी से लेकर पूरब में, अब यमुना नदी कहाँ आ गया, ये सिंधु नदी से अब गया साइड में। यमुना नदी से लेकर पूरब में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक, बांग्लादेश देख रहे हैं ना, यमुना नदी से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ है, बांग्लादेश तक, ठीक है। ले लेकर एक बार उस मैप को भी ले लें, चलिए देखते हैं कहाँ था। नदी 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 लिख के हम सिंधु नदी नहीं, नदी ये है, हाँ ये है, चलिए। तो सिंधु नदी से कहाँ तक, बांग्लादेश तक, ठीक है। सॉरी सिंधु नदी बोल रहे हैं, यमुना नदी, तो ये है यमुना नदी,
कौन नदी? ये तो और बड़ा हो ही नहीं रहा है, ये यमुना नदी है, ठीक है। और बांग्लादेश कहाँ है? यहीं पर है ना बांग्लादेश। तो यहां से हम यहां तक की बात कर रहे हैं। अभी हम किसका बात कर रहे थे? सिंधु नदी, इसकी सहायक नदी ये है लूनी नदी, जो कहां है? कौन एरिया है? राजस्थान। कौन एरिया है? राजस्थान। और ये कौन एरिया है? बताइए, ये कौन एरिया है, कौन राज्य है? गुजरात है। साबरमती, साबरमती राज्य है। तो साबरमती नदी है कि राज्य है? ठीक है भैया, रुक जाइए 10 मिनट, देखिए वो कौन है, देख लीजिए कौन है। तो अब हम इधर की बात करें, मैदानी भाग को कितने हिस्सों में बांटा गया? 4 उपभागों में बांटे हैं। कर दे रहे हैं, रुक जाइए 10 मिनट रुक जाइए। तो सिंधु नदी, इसको हम पंजाब और हरियाणा का भूमि भी कहते हैं, क्योंकि इधर पंजाब हरियाणा ही इसके क्षेत्र में आते हैं। और इसका मोस्टली भाग कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोस्टली भाग कहाँ है? बाकी खुद सिंधु देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा ही भारत में आता है, बाकी सब ये देखिए यहां से ये भारत का बाकी सब कहाँ है? पाकिस्तान नहीं है। तो इसका अधिकांश भूभाग जो है वो कहाँ आ जाता है? पाकिस्तान के अंतर्गत आ जाता है। तो यमुना नदी से लेके पूरब दिशा में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्तीय मैदान कहते हैं। इससे ऊपर वाला मैदान कौन मैदान था? पंजाब का मैदान था, ठीक है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, यह विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है। कौन उपभाग है? तीसरा। यह घग्घर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है और इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम यानी कि इस क्षेत्र से। अब इधर नहीं ढुकना है, ये मत सोचिएगा, उसमें भी मान लीजिए कि हम इस एरिया को हम बांट दिए ऐसे मार्कर, यहां पर ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि कह रहा है कि इस मैदान के उत्तर पश्चिम, इसका मतलब यह पूरा भारत को मत बांटिएगा, नहीं नहीं नहीं, हम पहले से ये बांटे। इधर हो गया आपको कौन नदी? सिंधु नदी। हम मैदानी भाग को बांटे, पूरे भारत को नहीं, ठीक है। और इधर कौन? यमुना से स्टार्ट होके और कहां तक जाएगा? बांग्लादेश तक, ठीक है। तो ये जो नदी है, इसका इस भाग का, इस मैदानी भाग का करे, इसमें तो प्रवेश ही नहीं करना, इसका काम खत्म। इस मैदानी भाग का, अगर इस मैदानी भाग को भी हम बांटे तो ऐसे बटेगा, केवल इस मैदानी भाग को बांटे तो ऐसे बटेगा, इसमें भी किसी को हम बांटे तो ऐसे बट जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये बांटना किसके हाथ में? आपके हाथ में है। तो क्या कह रहा है? इस मैदानी भाग का, कहां से? यमुना से लेके बांग्लादेश तक, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, यानी कि ये ढाल के बारे में बता रहा है। यहां से ढाल स्टार्ट होता है और जाता है दक्षिण पूर्व, दक्षिण नीचे और पूरब, ये यानी कि ऐसे इसका ढाल है। अगर इस मैदानी भाग का हम ढाल देखें तो इस प्रकार से है। ये मैदानी भाग किसके द्वारा बनाया गया है? मध्यवर्ती मैदानी भाग है, किसका है? और तीसरा उपभाग है, कहां से स्टार्ट होता है? यमुना से और बांग्लादेश तक जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसका ढाल कहां से? उत्तर पश्चिम से पूरब दक्षिण की ओर इसका ढाल है। जबकि अगर हम देखें सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए भूभाग का, किस नदी के द्वारा? सिंधु नदी के द्वारा, तो इस मैदान की औसत ऊंचाई तो खैर ये थी, इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से। अब इसको भी बांटिए, इस नदी के, सॉरी, मैदानी भाग को उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व, यानी कि इसका ढाल यहां से प्रारंभ होता है और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि ठीक इसका ढाल इस प्रकार से है। मतलब अब आप दिमाग लगाइए कि ऊपर क्या है? हिमालय है, हिमालय ऊंचा भाग है, तो यहां से ऐसे ढाल हो गया और यहां से ऐसे, तब ना इधर धीरे धीरे ढाल होते हुए समुद्र में मिलेगा, इधर से भी ढाल होते होते समुद्र में मिलेगा। तो आप अपने माइंड में एक कंसेप्ट बैठा सकते हैं, जैसे ही बात आएगा सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए मैदानी भाग का ढाल किधर है, तो इसका ढाल होगा इस तरफ। अब ये कौन सा भाग है? तो ऐसे कर लीजिए। अब ये है पूरब और ये है उत्तर, तो उत्तर पूरब से पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल किसका? किसका? सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए मैदानी भाग का। अब बात करें यमुना नदी द्वारा, यानी कि गंगा, ठीक है, यमुना से लेकर कहां? बांग्लादेश, इसका, तो इसका इधर है तो इसका इधर होगा। मतलब ये कौन एरिया है? ये एरिया है उत्तर और पश्चिम से ढाल कहां जा रहा है? पूरब और दक्षिण की ओर। समझ में आया? किसी को कोई समस्या? आगे समस्या है? समस्या नहीं ना है जी? चलिएगा आगे देखिएगा। हाँ, तो ये भी हम लोग समझे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
यही थे ना, हाँ। इसका विस्तार उत्तर भारत के, यही है ना, ताकि दूसरा में आ गए हम लोग। मध्यवर्ती या गंगा का मैदान, यह विशाल मैदान तीसरा उपभाग है और यह घग्गर से तीस्ता तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी 1400 किलोमीटर है और इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से, उत्तर और पश्चिम इधर से ऐसे था। देखिए सिंधु वाला का ऐसे था और गंगा वाला का ऐसे, समझ गए। चलिए, क्योंकि इधर है हिमालय ऊपर, तो यहां से ढाल ऐसे होगा और यहां से ढाल ऐसे होगा, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों तथा उत्तर प्रदेश बिहार, ये गंगा हम ही लोग के क्षेत्र में आती है ना, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के कुछ भागों तक तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसका विस्तृत इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया। इसको भी बांट दिए हैं, कई भाग में, इस भाग को, गंगा वाले को किन भाग में, कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिए गए हैं। ऊपरी गंगा, इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद तक आएगा, दिल्ली से इलाहाबाद। उसके बाद मध्यवर्ती गंगा इलाहाबाद से फरक्का तक, और निचली गंगा का मैदान इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो 3 में बांट दिए, ऊपरी, मध्यवर्ती और निचली गंगा को कितने हिस्सों में बांट दिए हैं, मतलब जैसे इधर इधर ढाल हो रहा है ना, तो 1 2 और ये 3, ये बांग्लादेश में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये आपको दिल्ली वगैरह में, और इसमें हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, किसी को दिक्कत। इसको 3 उपभागों में बांट दिए हैं। आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम की भाग की शिवालिक पहाड़ी है, उत्तर पश्चिम भाग की शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यहाँ गंगा का मैदान 2 भागों में बटा है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में प्रमुख नदी है कौन, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, जिसके कारण यहाँ क्षारण झील, दलदल और चौर भूमि का निर्माण, चौर भूमि तो समझते हैं, ठीक है, दलदली भूमि भी समझते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइएगा, दक्षिणी गंगा का मैदान की, ये उत्तरी का था, उत्तरी ऊपर की ओर। अब नीचे की अगर गंगा में आ जाए, अब उत्तरी गंगा में कौन, इसकी सहायक नदियां ऊपर वाली आएंगी, ठीक है। दक्षिणी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां, सोन नदी कहाँ था, नीचे था, पुनपुन, फल्गु तथा चानन है। देख रहे हैं, सोन, पुनपुन, फल्गु और चानन, ये सभी किसके हैं, गंगा की सहायक नदियों में से दक्षिणी नदियां हैं, ठीक है। ये नदियां ग्रीष्म काल में सूख जाती है, क्योंकि ऊपर ज्यादा पानी है, नीचे आते आते पानी क्या है, कम है, ठीक है। तो इसलिए ऊपरी गंगा का जो नदी है हमेशा उसमें पानी रहता है, लेकिन दक्षिणी गंगा के भाग में ये ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाती है, सूख जाती है, या जल की पतली धारा के रूप में बहती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और ताल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। निम्न क्षेत्र जो नीचे वाली भूमि है। ब्रह्मपुत्र का मैदान और पूर्वी मैदान असम राज्य में, अब ब्रह्मपुत्र में आ जाइए तो ये समझ रहे हैं, असम आ जाएगा और कहाँ आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और कहाँ आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा और कहाँ आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, तो ये तो समझ रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्वी असम, पूरब में तो यही है सबसे पूर्वी असम राज्य में सदियों के उत्तर पूर्व से होकर धुवरीय स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। सब नदी का लंबाई आप लोग लिख लीजिएगा। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे पहाड़ी भाग है और इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। कहाँ है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। अब हम देखें उत्तर, उत्तर और पूर्व, इधर से कहा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, यानी कि इधर की ओर, यानी कुल मिला के ये ऐसे है। सिंधु नदी द्वारा बनाया गया मैदानी भाग का ढाल ऐसे, गंगा नदी द्वारा ऐसे और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ऐसे। किसी को दिक्कत, सबका ढाल ऐसे ऐसे याद करते चलिए, किस मैदानी भाग का ढाल किस प्रकार से है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से होकर गुजरती है, इसी के मध्य से होकर कौन नदी गुजरती है, ब्रह्मपुत्र। इस नदी के बीच माजोली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब यहाँ पर याद रख लीजिए, कौन, माजोली द्वीप, कौन, माजोली द्वीप। माजोली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो किसका है, ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है। भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया। नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी के छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफी मोटाई में। अब हम कहा ढाल के आधार पर आते हैं, सबसे ऊपर कौन, शिवालिक, ठीक है। और इसमें जो निक्षेप हुआ है, जो बीच में निक्षेप मतलब अवसाद वगैरह जमा हुआ है, उसको भाबर कहा जाता है। भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां लुप्त हो जाती है, किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियां सरिता पुनः प्रकट होती है तो नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है और इसे तराई का क्षेत्र कहते हैं। नेपाल में ऐसा क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तराई का क्षेत्र है।
क्यों? तराई इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें हमेशा दलदली भूमि रहता है, हमेशा यहाँ पर पानी का पूर्ति होते रहता है, यहाँ पर पानी कभी कमी नहीं होता है, इसलिए ये दलदली भूमि है, दलदली क्षेत्र है और इसी कारण से इसको तराई क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर ऊंची, ये कहाँ पर आ रहा है? शिवालिक में। यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले हुए हैं जो वन्य प्राणियों से भरा हुआ है। गंगा का मैदान है जहां नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बनाए गए हैं, वहां नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, इसे बांगर कहते हैं। जहां पर नदियों का जल नहीं पहुंच रहा है कौन मिट्टी है? बांगर मिट्टी है। और तराई मिट्टी कौन है? जहां पर हमेशा पानी मिल रहा है, और जहां पर पानी नहीं मिल रहा है उसको बांगर मिट्टी कह रहे हैं। सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। नए कछारी भाग, क्योंकि आज तो नहीं खत्म नहीं हो पाएगा, इतना तेज खींच रहे हैं फिर भी नहीं खत्म होगा। नए कछारी भाग जो निचले मैदान है और जहां बाढ़ का जल प्रति वर्ष पहुंचकर नए मिट्टी का परत जमा देता है, अभी ये फिर अगली बार बाढ़ का पानी आएगा और फिर नया एक मिट्टी का लेयर बना देगा, इसको खादर मिट्टी कहते हैं। क्यों? ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं, चारों तरफ से खादर उधर को लाके यहाँ पर जमा कर देती है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्वीकरण होता है और इसलिए यह उपजाऊ होते हैं, नाम ही है खादर भूमि। ठीक है, गहन कृषि के लिए आदर्श माना जाता है। दक्षिण का पठार, अब दक्षिण में पठारी भाग में सबसे नीचे दक्षिण का पठार प्रायद्वीपीय पठार आकृति है ना, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं? जो तीन तरफ से किससे गिरा हुआ? जल से गिरा हुआ, दृष्टि से त्रिभुजाकार है और प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। ये सब लोग आप लोग पहले ही वीडियो में समझ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। यह उत्तर की ओर चौड़ा है, उत्तर की ओर ऊपर, उत्तर चौड़ा है और दक्षिण की ओर क्या है? पतला है। दक्षिण की ओर क्या है? संकीर्ण है। इसकी औसत तो चाहिए 600 से लेकर 900 मीटर पठारी भाग है, तो मैदानी भाग से तो ज्यादा होगा ही। मैदानी भाग 250-300 तक जाता था, ठीक है, और ये कहां तक? 600 से 900 मीटर तक गया। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ी है। कई पहाड़ी? 3 को पहाड़ी। कौन कौन? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, याद रखिएगा। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ी है। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्व की पहाड़ी। ये तो सिंपल है याद करना, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। पहाड़ियां कौन कौन है? अरावली है, विंध्याचल है और सतपुड़ा है। चलिए, इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियां एवं गुंबदाकार पहाड़ियां। इस पठारी भाग को 2 भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आप लोग देखे हैं, दक्कन का पठार आप लोग देखे हैं। मध्य रहने दीजिए, आज कहीं तक रहने दे रहे हैं।